ज्योति की आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं ताप का आय व्यय या ऊष्मा बजट। पृथ्वी पर टेम्परेचर कैसे आता है, कहाँ से आता है और किस प्रकार इसकी व्यवस्था बनी रहती है, ये समस्त चीज़ों का अध्ययन हम इसमें करने जा रहे हैं। तो पृथ्वी के तापमान और उसके वायुमंडल का तापमान का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। सूर्य क्या है बच्चे? सूर्य हाइड्रोजन का एक गोला है। उसमें होता क्या है कि जब सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन गैसों का जब संलयन होता है, जब दो हाइड्रोजन गैस के नाभिक मिलते हैं तो हीलियम गैस का निर्माण करते हैं। इस जो नाभिकीय संलयन विधि से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। माने दो हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम के बड़े नाभिक का जब निर्माण करते हैं, माने दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हो तो अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है उसी से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। तो सूर्य पूछता है कि किस रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। नंबर 1 देगा नाभिकीय विखंडन का, 2 में देगा नाभिकीय संलयन का। क्या टिक मारेंगे हम लोग? नाभिकीय संलयन। पूछता है कि सूर्य में हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है, हीलियम से हाइड्रोजन में परिवर्तन होता है, इसमें से दोनों, इसमें से कोई नहीं। क्या टिक मारोगे? हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन के नाभिक जब हीलियम नामक नाभिक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो अपार मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है वही सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत है। सूर्य से प्रत्येक क्षण भारी मात्रा में ऊर्जा का विकिरण होते रहता है तथा उसकी ऊर्जा का मात्रा माने जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है उसका 2 अरबवां भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। सोचो, सूर्य से जितनी एनर्जी निकलती है उसका कितना हिस्सा है? 2 अरबवां हिस्सा। माने 1 अरब में, माने समझ लो 2 हिस्सा हमारे पृथ्वी पर आता है। 2 अरब का मतलब 2 अरब में 1 हिस्सा। कितना हिस्सा? 2 अरब में 1 हिस्सा। 1/10 का मतलब होता है 10 में 1। तो 1/2 अरब का मतलब 2 अरब अगर कण निकलते हैं तो उसका मात्र 1 कण हमारे पृथ्वी पर आता है। तो अंदाज़ा लगाओ कि सूर्य जो है कितनी मात्रा में ऊर्जा निष्कासित करता होगा। कहता है पृथ्वी पर पहुंचने वाले इसी सूर्य के किरण को सूर्याताप या इंसोलेशन कहते हैं। तो पृथ्वी पर सूर्य की जो ऊर्जा आती है, जो किरण आती है, उसे हम सूर्याताप के नाम से जानते हैं। सूर्याताप 2 शब्दों के मिल से बना है, सूर्य प्लस ताप। तो इस तरीके से अब इसमें ये हमने बता दिया, ये फिगर बना रखा है जिसमें दिया है कि 16 सूर्य दिखाई दे रहा है तुम लोग को। और इस सूर्य से बढ़िया ठीक से देखेंगे, इस सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है इसमें से देखो अलग अलग जो ऊर्जा निकलती है इसमें से धूल कर बादल आदि के द्वारा परिवर्तित होती है 35%। फिर नीचे आते हैं कि पार्थिव विकिरण। सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आता है तो किस माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। याद रखेंगे बच्चों कि मेरे एनडीए के एग्ज़ाम में लाइफ में सबसे पहली बार मैं बैठा था जो एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें भी पूछा था कि सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर पहुंचती है किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण माध्यम से। विकिरण एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें किसी प्रकार के बीच में माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हाँ, वो बिना माध्यम का ही वो सूर्य एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाती है। तो इस तरीके से धरातल पर मात्र 51% सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पे आता है बच्चे। वो भी लघु तरंग के रूप में, विकिरण के रूप में पृथ्वी पर हमारी तरंगें आती है। सूर्य से निकलने वाली जो तरंग होती है वो अनुप्रस्थ चुंबकीय तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग, चुंबकीय तरंग। और हमारी पृथ्वी पर जो इसकी मात्रा आती है उसमें से जो अवशोषित कर लिया जाता है 14% मैंने जलवाष्प ग्रहण कर लेते हैं। मैंने जो धूल कण होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं, 14% जलवाष्प अवशोषित करता है, धूल कण बादल 35% अवशोषित करते हैं और 51% पार्थिव विकिरण के माध्यम से सूर्य की किरणें हमारे पृथ्वी पर आती है। इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि सूर्य की किरणें को ठीक से समझो, जो इसमें पॉइंट पे है उसको हम समझ रहे हैं। कहता है कि सूर्य की किरणें विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर आती है और यह विकिरण लघु तरंग के द्वारा होता है और जब धरातल इसे अवशोषित कर लेता है तब पुनः धरातल इसे परावर्तित करता है। इसे ही पार्थिव विकिरण कहा जाता है। यह पार्थिव विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में होता है। दीर्घ बड़ी की मात्रा से लिखा हुआ है, ठीक है।
समझो, हमारी पृथ्वी पर सूर्य का जो प्रकाश आता है तो पृथ्वी उस प्रकाश को क्या करती है, अवशोषित करती है। और सूर्य जब डूब जाता है, ऐसा लगता है कि सूर्य का अस्त हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, तो हमारी पृथ्वी से क्या होता है कि वही सूर्य की किरणें पुनः बाहर निकलते हैं। तो पृथ्वी से जो सूर्य की किरणें ताप के रूप में जो बाहर निकलती है उसे ही हम पार्थिव कण के नाम से जानते हैं। पृथ्वी के कण के रूप में वो निकलती है, तो पार्थिव विकिरण उसे हम कहते हैं। रात के अंधेरे में सूर्य का प्रकाश जब तक रहता है तब तक तो हमें गर्मी होती ही है। सूर्य के बाद से माने समझ लो कि रात्रि में जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है उस समय भी समझो कि पृथ्वी से प्रकाश क्या करता है, बाहर निकलते रहते, तो प्रकाश के रूप में न निकलकर ताप के रूप में निकलते रहता है। तो इस तरीके से जो पिंड जितना ही गर्म होगा वह अपने ताप का विकिरण लघु तरंग के रूप में करेगा, और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी अपने ताप का विकिरण दीर्घ तरंग के रूप में करता है, और इसे ही पार्थिव विकिरण कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि पृथ्वी जो अपनी जो किरणों को अवशोषित करके रखती है उसे रात के अंधेरे में या रात को सूरज डूबने के बाद से जो बाहर निकालती है उसे पार्थिव विकिरण कहा जाता है। पृथ्वी के संपर्क के वायुमंडल का तापमान औसतन 35 डिग्री बना रहता है। याद रखेंगे बच्चे कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन पृथ्वी की वायुमंडल का सामान्य टेम्परेचर कितना डिग्री रहता है, 35 डिग्री टेम्परेचर रहता है। कहता है कि धरातल जितना ताप ग्रहण करता है करीब करीब उतना ही तापमान वायुमंडल में वितरित भी करता है। इसी कारण से पृथ्वी के संपर्क का तापमान एक नियत स्थिति में बना रहता है, इसे ही ताप संतुलन कहा जाता है। मतलब पृथ्वी जितना टेम्परेचर सूर्य से लेता है उतना ही टेम्परेचर सूर्य के अस्त होने के बाद से लघु विकिरण के रूप में, पार्थिव विकिरण के रूप में यह पुनः निष्कासित करता है। यह काम हमेशा एक जैसे बना रहता है। यही वजह है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो संतुलित बना रहता है। यदि पृथ्वी सिर्फ टेम्परेचर को लेता तो उस स्थिति में पृथ्वी काफ़ी गर्म हो जाता है। आ रहा समझ में ना? या सिर्फ पृथ्वी अगर तापमान को उत्सर्जित करता है और लेता नहीं तब पृथ्वी काफ़ी ठंडा हो जाता है। लेकिन चूँकि दिन में टेम्परेचर ये लेता है और रात को टेम्परेचर ये बाहर निकाल देता है, इस तरीके से एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है जिसे हम ताप संतुलन के नाम से जानते हैं। अब जो भी ताप की गमन की विधि है, ताप कोई भी टेम्परेचर कैसे जाता है, अगर तुम में से कोई 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा है या साइंस में तुम लोग ताप के गमन करने की विधि नहीं पढ़े हो तो वो बच्चे ठीक से समझ लेंगे इसको। एक प्रकार से अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ज्योग्राफी का भी खंड होगा और साथ ही साथ यह तुम्हारे फिजिक्स का भी खंड होगा कि किस तरीके से टेम्परेचर है, तापमान जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो तापमान जानने की जो विधि है परीक्षा में प्रत्येक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है टेम्परेचर के आवागमन की विधि से संबंधित एक क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, रेलवे में तो पूछता ही है। इसके साथ साथ समझो कि तुम में से कोई लड़का कल के डेट में अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देना चाहता है, कोई जामिया का एग्ज़ाम देना चाहता है, बीएचयू का एग्ज़ाम देना चाहता है, सीएचएस का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन रहता है। विकिरण से संबंधित एक क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछ चुका है, एनडीए का एग्ज़ाम जब मैं दिया था उस समय। ये जानोगे विकिरण विधि क्या है, रेडिएशन क्या होता है। कहता है इसमें से ताप गमन की विधियों में कि विकिरण, पेज जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसे ध्यान से देखोगे तुम लोग। कहता है कि यह ताप गमन की ऐसी विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बिना माध्यम के भी ताप गमन करता है। सूर्य की किरणें इसी विकिरण के माध्यम से धरातल पर आती है। माने जिस माध्यम में, जिस विधि में ताप गमन की विधि में किसी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत न हो तो उसे हम विकिरण विधि कहते हैं। जैसे कभी तुम लोग खाना जब बनाती हो या तुम लोग भी कभी खाना बनाना तो कलछुल जो रहता है समझो कड़ाह में, देखना कड़ाह कलछुल का एक हिस्सा कड़ाही में रहता है लेकिन उसके दूसरे हिस्से को जाके टच करोगे तो तुम्हें पता चले वो तो गर्म हो चुका है। वो किस विधि से गर्म होता है बच्चे? संवहन विधि से। वो कौन सी विधि? परीक्षा में पूछता है कि कलछुल, कड़ाह में रखा हुआ कलछुल का एक सिरा गर्म होता है तो दूसरा सिरा छूने पर गर्म क्यों लगता है? या कोई छड़ है, लंबा सा छड़ है, एक तरफ गर्म करो और दूसरे छोर पे जाके छुओगे तो पता चलेगा वो गर्म हो गया है। तो किसकी वजह से गर्म होता है? वो संवहन क्रिया की वजह से। और यदि किसी चीज़ के लिए कोई माध्यम न हो, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर बिना माध्यम के हमारे जब आ जाती है
तब जब बिना माध्यम का कोई भी तापमान एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वैसे माध्यम को हम कहते हैं विकिरण माध्यम। कौन सा माध्यम? जैसे हमारी पृथ्वी, वायुमंडल के बारे में हम कभी पढ़ाए होंगे तुमको कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के इस ऊपरी हिस्से में जो वायु का जो मंडल है उसे वायुमंडल कहते हैं। इसे कई हिस्से में बांटे हैं। जैसे सबसे पहला मंडल इसका क्षोभ मंडल का रहता है, जिसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं आप लोग। उसके बाद से समझो कि क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, जिसके ऊपरी हिस्से में रहता है ओजोन मंडल। उसके ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल, उसके ऊपर जाएंगे तो बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में जाते वहाँ किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं पाई जाती है। समताप मंडल में टेम्परेचर फिक्स होता है। लेकिन ये सभी माध्यमों को चीरते हुए सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण हमारे पृथ्वी पर आ जाती है, तो वह किस माध्यम से आती है? विकिरण माध्यम से। विकिरण माध्यम के लिए किसी प्रकार के बीच में माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सूर्य की किरणें किस विधि से हमारे पृथ्वी पर आती है? विकिरण विधि से, रेडिएशन प्रोसेस से। याद रखोगे तुम लोग। अगला इसमें हमने बताया संचालन, जिसे कंडक्शन विधि कहते हैं। यह ताप विधि है जिसके अंतर्गत एक अणु स्पर्श द्वारा दूसरे अणुओं को ऊष्मा देता है। यह तभी संभव है जब वस्तुओं के तापमान भिन्नता हो, और यह तब तक है जब वस्तुओं के तापमान यह तब तक होता है, चलता रहता है, जब तक दोनों वस्तुओं के तापमान में समानता नहीं आए। जैसे कि मानो कि यहाँ पे हमने एक आग जला दिया और इसको रख दिया, तो यहाँ जब गर्म करेंगे तो यह इधर आना शुरू करेगा। कब तक आएगा? जब तक इसका टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाए। तो उसको हम कहते हैं संचालन विधि। एक तरफ टच करने से दूसरे तरफ अगर मान लो चला जाता है, कौन सा विधि कहलाता है? कंडक्शन या संचालन विधि कहलाता है। तीसरा है संवहन विधि, और संवहन विधि में पढ़ेंगे हम लोग कन्वेक्शन प्रोसेस जिसे हम कहते हैं। यह ताप गमन की ऐसी विधि है जिसमें तरल एवं गैस के कण ऊष्मा को ग्रहण करके वहाँ से विस्थापित हो जाते हैं और पुनः यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसी विधि से पानी गर्म होता है, साथ ही साथ धरातल के संपर्क तक वायुमंडल भी गर्म होने लगता है। इस चीज़ को ठीक से समझो। हमने 3 विधि बताई और तीनों विधि में एक बार फिर से समझेंगे हम लोग। विकिरण विधि में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर सूर्य से आता है बिना किसी माध्यम का, पहला बात। दूसरा बात हम चलेंगे संचालन विधि। संचालन विधि में क्या है कि यदि किसी रड को हम रख देते हैं तो एक तरफ गर्म करते हैं तो दूसरे तरफ वो गर्म हो जाती है। ये कौन सी विधि चलता है? संचालन विधि। जो मैंने पहले बताया था संवहन, उसको संवहन न समझ के उसको कौन सा विधि समझेंगे? संचालन विधि। तीसरा विधि होता है संवहन विधि। संवहन विधि समझो कि तरल पदार्थ और गैसीय पदार्थों में काम करता है, और ठोस पदार्थ जैसे छड़ वगैरह, लोहे का छड़, ये ठोस होता है तो इसमें संचालन विधि काम करेगा, और तरल और गैस होगा तो उसमें संवहन विधि काम करेगा। जैसे अगर कुकर में हम पानी रख देते हैं तो सामान्य तौर पे टेम्परेचर हम कहाँ देते हैं? नीचे जैसे टेम्परेचर देते हैं तो नीचे का तल गर्म होता है, और गर्म होने के बाद से वो हल्का होता है। कोई भी वस्तु को गर्म करेंगे तो वो वजन उसका हल्का होगा, हल्का होने के बाद वो ऊपर उठ जाता है। वो जैसे ऊपर उठेगा तो ऊपर का ठंडा पानी है वो कहाँ चला जाएगा? नीचे। फिर वो नीचे जाएगा तो नीचे फिर वो गर्म होगा तो वो ऊपर हो जाएगा। अर्थात एक तरफ से गर्म वस्तु का ऊपर आना, ठंडी वस्तु का नीचे जाना, यह प्रक्रिया हमेशा क्या होती है? चलते रहती है, लगातार ये चलती रहेगी। जब तक तुम कुकर को गर्म करोगे हमेशा नीचे का पानी जो गर्म हो जाएगा वो क्या होगा? ऊपर आएगा। ऊपर आएगा तो थोड़ा ठंडा जाएगा, जैसे ही ठंडा होगा तो फिर नीचे जाएगा, और नीचे वाला गर्म होकर ऊपर आएगा। हमारे आसपास पड़ोस में वर्षा की जो पानी पड़ती है, वर्षा की जो बूंदें होती है, किस विधि से पृथ्वी पर बारिश होती है? विकिरण विधि से कि संचालन विधि से कि संवहन विधि से? संवहन विधि से। होता क्या है कि सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो यहाँ के जल को गर्म करती है और वाष्प के रूप में बदल देती है। यह वाष्प ठंडा गर्म होकर ऊपर उठता है, और ऊपर उठता है तो ऊपर जैसे पृथ्वी से ऊपर 165 मीटर की दूरी पे हम जाते हैं, टेम्परेचर कितना डिग्री कम होता है? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। यह वाष्प जब ऊपर जाने लगता है तो ऊपर जाते समय जैसे ही इसका टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम होने के बाद ये संघनित होने लगते हैं, और जब टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है तो वो वाष्प पुनः जल में बदल जाता है। जल में बदलता है तो वो नीचे गिरता है तो जो वायुमंडल में धूल कण है, नमक के कण है, ये तुरंत उसको अवशोषित करते हैं और उसका गोलीय रूप धारण करके फिर पृथ्वी पर
वापस कर देते हैं। अर्थात पृथ्वी पे सूर्य से निकलने वाले ताप से जो समझो कि प्रकाश की किरणें आती है, यहाँ के वस्तुओं को माने जल को गर्म करके वाष्प में बदलती है। वो वाष्प ऊपर उठता है और ऊपर जाकर टेम्परेचर कम होने की वजह से संघनित होता है और संघनित होकर पुनः वर्षा के बूंद के रूप में बदल जाता है और वही वर्षा के बूंद फिर नीचे आता है। इस प्रकार से नीचे का वाष्प का ऊपर जाना और उसे संघनित होकर फिर वर्षा के बूंद के रूप में नीचे आना, यह प्रक्रिया जो बार बार चलते रहती है, इसी ही संवहन क्रिया या संवहन वर्षा के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरीके से 3 विधि हमने बताया ताप गमन करने की। एक विधि बताया विकिरण, दूसरा बताया संचालन और तीसरा बताया संवहन। विकिरण में किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे अभी हम यहाँ रख देंगे, तुम लोग अभी टेम्परेचर में सूर्य के ताप के नीचे चले जाओगे तो तुम गर्म होने लगोगे। बच्चे सोचोगे कि थोड़ा सा प्रकाश को पकड़ पाओगे क्या? कोई माध्यम ही नहीं पकड़ पाओ। दूसरा होता है संचालन विधि। संचालन और संवहन दोनों एक ही प्रक्रिया है, लेकिन दोनों में फर्क क्या हो जाता है? संचालन जो होता है वह समझो कि मुख्य तौर पे ठोस में गमन करता है और संवहन जो होता है वो तरल तथा गैस में गमन करता है। समझ में आ गया? ये तीनों विधि समझ गए बच्चे? तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अक्षांश रेखा पर सूर्य के ताप का क्या असर पड़ता है, सागर से ऊंचाई पर क्या असर पड़ता है, सागर से दूरी पे क्या पड़ता है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ रहे हैं। तब तक हम यहाँ तक देखते हैं कि किस तरीके से इसमें विकिरण विधि, संचालन विधि और संवहन विधि ये काम करते हैं।